हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक आप जीव विज्ञान में पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कोशिका एवं ऊतक के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण मतलब जीवों को किस प्रकार अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम समझेंगे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण का महत्व क्या है और वर्गीकरण का क्रम क्या होता है, और पादप जगत को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, साथ बने रहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में होते हैं, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं पेड़ पौधों की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, इनको हम कहते हैं जैव विविधता। अब क्या है कि अगर हम इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके अध्ययन के लिए अगर हम कुछ ऐसा क्रम निर्धारित कर लें कि जिसमें हम किसी एक पार्टिकुलर जीव के बारे में पढ़ें, तो उसके जैसे अनेक जो जीव हैं उसके जैसे ग्रुप में जो आते हैं उनको एक साथ हम पढ़ सकें, तो इसके लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता। देखेंगे कि जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो जीवों का वर्गीकरण उनकी समानता, उनमें क्या समानता है, या फिर किसी भी दो जीवों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, या उनके आपस में क्या संबंध है, इस आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने संपूर्ण प्राणियों को, या हम कह सकते हैं सभी पादपों को और जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसके कारण उन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्गीकरण का महत्व क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण करने से सभी जीव जंतुओं को अलग अलग ग्रुपों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जिससे कि उनके बारे में हमें अध्ययन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। हमें सभी के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। अगर हम एक किसी जीव के बारे में पढ़ेंगे तो उस समूह के या उस ग्रुप के जितने भी जीव होंगे उन सभी का अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सभी जीवों के जो आपसी संबंध हैं उन्हें हमें सरलता से समझाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्गीकरण का क्रम क्या होता है। वर्गीकरण को हम किस क्रम में करते हैं, कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद कैसे कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण के क्रम में सबसे पहले जो आता है तो उसको हम कहते हैं, सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा उसको कहते हैं हम किंगडम। उसके बाद उससे जो छोटा है उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम के बाद आता है आपका क्लास। क्लास के बाद आपका आएगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आपका आता है जीनस, और जीनस के बाद आपका आता है स्पीसीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी हम जीव या जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वर्गीकरण में सबसे ऊपर रखते हैं किंगडम को। किंगडम से छोटी इकाई है फाइलम, फाइलम से छोटा क्लास, क्लास से छोटा ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज या प्रजाति कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीसीज है या प्रजाति जिसे कहते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रजनन किसमें संभव होगा, तो प्रजनन जो होता है वो एक समान स्पीसीज या प्रजाति के जंतुओं में ही होगा। अब आप फैमिली से ऐसे समझ सकते हैं कि जो कैट है और जो लॉयन है और टाइगर है वो सभी एक ही फैमिली के जंतु हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहां से चलेंगे तो सबसे छोटा स्पीसीज, उससे ऊपर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जरा इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हमने माना कि हम मनुष्य का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मनुष्य के वर्गीकरण का क्रम क्या है। तो मनुष्य किस किंगडम में आता है, मनुष्य जो है वो किस किंगडम में आता है। तो सबसे पहले मनुष्य का अगर हम किंगडम जानेंगे तो मनुष्य का किंगडम है जंतु। जंतु के बाद उसका फाइलम क्या है, फाइलम उसका है, यहां पे लिखता हूं मैं, फाइलम उसका है कॉर्डेटा फाइलम में आता है। उसके बाद हम चलते हैं क्लास क्या है, वर्ग क्या है। तो उसका जो वर्ग है वो है स्तनधारी या मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग में आता है। उसके बाद ऑर्डर क्या है, ऑर्डर उसका है प्राइमेट ऑर्डर है। उसके बाद हम कहेंगे फैमिली कौन सी है, हमारी फैमिली कौन सी, मनुष्य की फैमिली है होमोनिडी,
होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली में आता है। उसके बाद जीन्स क्या है, उसकी जीनस क्या है, उसकी जीनस है होमो, और प्रजाति क्या है, सैपियंस, सैपियंस। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी किसी भी प्राणी का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा स्पीसीज का होता है। इसी तरीके से मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम होमो सैपियंस कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्गीकरण का क्रम क्या होता है। सबसे बड़ा जो है उसमें वो है किंगडम। अब किंगडम दो होते हैं, एक जंतु वाला और एक पादप वाला। उसके बाद फाइलम, कॉर्डेटा है कि मोलस्का है, किस तरीके का है। फिर उसके बाद क्लास, स्तनधारी है मनुष्य। उसके बाद उसका ऑर्डर प्राइमेट है। अब प्राइमेट में देखो बंदर भी आते हैं प्राइमेट में, ठीक है, मनुष्य भी आता है। उसके बाद फैमिली होमोनिडी। उसके बाद उसकी जीनस क्या है, वंश क्या है, होमो, और प्रजाति क्या है, सैपियंस। इस तरीके से जो वर्गीकरण का क्रम है आप समझ सकते हो कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आते हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे कि वर्गीकरण का जो क्रम है सबसे बड़ा स्टेप कौन सा है उसमें और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पादप जगत का आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण देखेंगे हम। तो पादप जगत में जो पौधे हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहला है उसमें थैलोफाइटा ग्रुप, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है ट्रैकियोफाइटा। अब जो ट्रैकियोफाइटा है इसको 3 भागों में फिर से बांट दिया गया है। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आएंगे टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इन सभी को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अनावृत बीजी का मतलब है ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, और आवृत बीजी का मतलब है ऐसे पौधे जिनके बीज कवर के अंदर पाए जाते हैं। फिर आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वो 2 भागों में फिर से बट जाएंगे, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बीज जिनको तोड़ने पर 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप मूंगफली के दाने को तोड़ते हैं तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो जैसे आप चने के दाने को तोड़ते हो, चने के बीज को, तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो उसको हम कहेंगे कि वो 2 बीज पत्री है, उसमें 2 कोटिलेडन्स है, ठीक है, डाइकोटिलेडन हो गया। और ऐसे ही एक बीज पत्री क्या हुआ, एक बीज पत्री वे पौधे होते हैं जिनका बीज एक ही रहता है, उसको तोड़ने पर 2 टुकड़ों में नहीं टूटता है। उसको कहते हैं जैसे मक्का का बीज हो गया आपका, वो एक बीज पत्री कहलाएगा, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है जरा मैं और बता देता हूं। अगर आप किसी पौधे के पत्ते को देखकर कैसे पहचानोगे कौन सा एक बीज पत्री कौन सा 2 बीज पत्री है, ठीक है। आप पत्ती को देखेंगे, अगर उसके सिरा में विन्यास देखो, जैसे मान लीजिए एक पत्ती है, अगर इसकी पत्तियों में कुछ इस प्रकार की सिराएं हैं, इस प्रकार की, तो ये पौधा जो होगा वो एक बीज पत्री होगा। लेकिन जैसे ही आप पौधे को देखोगे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पीपल के पत्ते का, तो पीपल का पत्ता जैसे आपने देखा कुछ इस प्रकार का होता है। मैं यहां बना देता हूं, पीपल के पत्ते को इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें जो सिरा विन्यास होता है बहुत पतली पतली बहुत सारी सिराएं होती है, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी सिराएं होंगी, ठीक है, उसका जो बीज होगा वो 2 बीज पत्री होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा सबसे पहला जो हमने पादप जगत का वर्गीकरण किया था उसमें सबसे पहला हमने भाग बताया था आपको थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा की विशेषताएं समझते हैं। थैलोफाइटा में क्या है, इसमें जो पौधा होता है थैलोफाइटा ग्रुप में वह तना, जड़ और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। आप पौधे को देखकर ये पता नहीं कर पाओगे कि इसकी जड़ कहाँ है, इसका तना कहाँ है और इसकी पत्तियां कहाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रखेंगे कि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट नहीं होता है। आप प्लांट की बॉडी को देखकर ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कहाँ से उसकी स्टेम है, कहाँ पर उसका रूट है, कहाँ लीव्स हैं। कहने का मतलब पौधे की जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के संचरण के लिए नहीं पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, और एक पॉइंट और है, इनका जो शरीर होता है, पौधे का जो शरीर होता है वो थैलस के रूप में पाया जाता है, मतलब धागे जैसी संरचना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है शैवाल। शैवाल जो है थैलोफाइटा का सबसे प्रमुख उदाहरण है। फाइटा के उदाहरण में ही कवक व लाइकेन भी आते हैं। तो अब हम शैवाल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि शैवाल के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं शैवाल के लक्षण क्या है। पहला पॉइंट है, जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सके। तो अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अब शैवाल स्वपोषी क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि शैवाल जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वपोषी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। जिस प्रकार बाकी पौधों की सेल्यूलोज से बनी होती है उसी प्रकार शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक कोशिकीय होते हैं, जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं और ये लवणीय एवं अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब ये समुद्र में भी पाए जा सकते हैं क्योंकि वहां का जल लवणीय होता है और ताजे पानी में भी पाए जा सकते हैं, वहां का जल अलवणीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन होता है। ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो शैवाल होते हैं वो एक से अधिक रंगों में पाए जाते हैं। शैवाल कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि हरा शैवाल कौन कौन से होते हैं? हरे शैवाल के नाम देखेंगे आप, कारा, क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, आप नाम याद रखेंगे। हरे शैवाल के नाम होते हैं कारा, क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। इसी तरीके से जो भूरा शैवाल होता है वो है लेमिनेरिया और फूकस। इसी तरीके से जो लाल शैवाल होते हैं वो है पोरफायरा और पॉलिक्सीफोनिया, पोरफायरा और पॉलिक्सीफोनिया। ठीक है, जो शैवाल होते हैं इनके अंदर जो भोजन रखते हैं, जो अपना भोजन बना के अपना अंदर जो संग्रहित करके रखते हैं वो स्टार्च या मंड के रूप में रखते हैं। इसमें लिखा है इनमें संचित भोजन मंड या स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, शैवाल अपने अंदर जो संचित करके भोजन रखते हैं वो या तो मंड या स्टार्च कह सकते हैं के रूप में इकट्ठा करते हैं। अब हमारे लिए जो शैवाल होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो कौन कौन से शैवाल हमारे लिए लाभदायक हैं और किस प्रकार लाभदायक हैं हम जरा देखते हैं उनको। तो सबसे पहले अल्वा, ये हम शैवाल के ही नाम ले रहे हैं, अल्वा, नॉस्टॉक, अम्बलिकस, स्पायरुलिना। जो शैवाल होते हैं ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? अल्वा, नॉस्टॉक, अम्बलिकस, स्पायरुलिना भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से एनावीना, नॉस्टॉक शैवाल, दो है एनावीना और नॉस्टॉक शैवाल, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में स्थिरीकरण उसको फिक्स कर देते हैं जमीन में, जिससे भूमि उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है लाल शैवाल से प्राप्त, जो लाल शैवाल होता है इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसका नाम है अगर अगर। अगर अगर जो प्राप्त होता है उसका उपयोग आइसक्रीम और दवाइयों के सिरप बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम और दवाइयों का जो सिरप है उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब चोट वगैरह लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वहां पर टिंचर आयोडीन लगाया जाता है। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन जो होता है वो भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। जो भूरे रंग का शैवाल होता है उससे टिंचर आयोडीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और एक उपयोग है जो मैंने यहां लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो कि जो लाल शैवाल होता है जब वह मर जाता है तो लाल मृत शैवाल से भूमि का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लाल सागर है आपका, लाल सागर का रंग जो लाल है उसके लाल होने का कारण यही है क्योंकि उसमें लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ लाभ थे हमारे लिए शैवाल के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे कि हानिकारक शैवाल कौन से होते हैं और हमें शैवाल से हानियां क्या होती हैं। देखिए सबसे पहली हानि क्या होती है कि ये पीने के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। जो हानिकारक शैवाल होते हैं वो पीने के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। अब पीने के लिए सबसे अच्छा पानी होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपके टैट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीने का जो सबसे अच्छा पानी होता है उसको हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी। ठीक है, बहुत से लोगों ने डिस्टिल वाटर लगाया था, डिस्टिल वाटर नहीं होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, पीने योग्य पानी। ठीक है, और क्या करते हैं हानिकारक शैवाल, लिखते चलेंगे आप। पहला पॉइंट मैंने बताया पीने के पानी को प्रदूषित कर देते हैं हानिकारक शैवाल। सेकेंड पॉइंट है ये जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है ये कई सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत से रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने हानिकारक शैवाल के बारे में जाना।